से सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की। इस समय महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पथल इतनी तेजी से हो रही है कि पूरे देश में जो विपक्षी एकता कुछ समय पहले ही हुई है पटना में, नीतीश कुमार ने बुलाई थी, उसका हाल तो हमने देखा ही था कि केजरीवाल तो खुद में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल को वहाँ लत्ता बना कर रख दिया गया था। केजरीवाल के अध्यादेश पर भी चर्चा नहीं हुई, जिस अध्यादेश के लिए वो लगातार कह रहे थे कि अध्यादेश करना है और अध्यादेश पर चर्चा करिए और सब लोग वोट डालिए। बाद में केजरीवाल हताश हो गए और हताश होकर फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी, ये सोचते हुए कि विपक्ष जो है वो राज्यसभा में उनका साथ देने वाला नहीं है, उनके गलत काम में कोई शामिल नहीं होगा। कुछ तो छोटे दल उनको सांत्वना देने के लिए आ सकते हैं, लेकिन खासतौर से कांग्रेस और बड़े दल उनको क्यों सपोर्ट करेंगे, क्यों सपोर्ट करें, सवाल यहाँ पर ये था। चाहे वो बीआरएस की बात आती हो, चाहे बीआरएस तो खैर उसमें गए ही नहीं था। खैर, वो विपक्षी एकता कुछ दिखाई दे रही थी। उस विपक्षी एकता में सबसे सीनियर कौन था? अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो सबसे सीनियर उसमें शरद पवार थे। अब केंद्र सरकार या मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी, भाई राजनीति है, राजनीति में तो उठापटक होती ही है और पार्टियों को करनी भी चाहिए। कुल मिलाकर वो ऐसी रेस है जो बाधा रेस है, और बाधा रेस में उल कर चला जाता है, बाधा रेस में तेज़ी से दौड़ा भी जाता है। बाधा रेस में अगर ज़्यादा लंबी हो तो फिर ट्रैक के किनारे चला जाता है, और ट्रैक के किनारे चलते हुए ट्रैक के बीच में इसलिए नहीं चला जाता कि एक कदम भी कम हुआ तो फिर समस्या हो सकती है। इसलिए बाधा दौड़ है, बाधा दौड़ के जो नियम धर्म हैं उन नियम धर्मों से चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी आज उस बाधा दौड़ में दौड़ रही है, तो वो भी उसी नियम धर्म से चल रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष अगर एकता करता है और वो ये क्लेम करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 30-31%, 32% वोट है और हम 68% वोट बनते हैं, अगर हम 68% का आधा भी ले पाए तो 34% वोट बन पाएगा। 34% वोट में कुल मिलाकर सरकार बन सकती है। प्रधानमंत्री बाद में चुन लेंगे, जब एक चंदाल चौकड़ी इकट्ठी हो जाएगी तो एक चुन सकते हैं। सवाल यहाँ पर था कि इनमें सबसे ज़्यादा अनुभवी तो शरद पवार थे। शरद पवार इसमें चाणक्य की भूमिका निभा सकते थे, और नीतीश कुमार की तो महत्वाकांक्षा हैं ही, वो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को या ममता बनर्जी को क्या लालू प्रसाद यादव जीने देंगे, या जीने से मतलब है क्या उनको राजनीति में आने देंगे? लालू प्रसाद पूरे फॉर्म में दिखाई पड़े। भारतीय जनता पार्टी, अगर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार के ऊपर अजीत पवार के रूप में हमला करके वो विपक्षी योजना का जो दार्शनिक था, जो उसका सूत्रधार हो सकता था, जो पूरी नीति अपना सकता था, उस पर हमला कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर का एक बहुत महान राजा हुआ करता था, देश के सबसे महान राजाओं में से एक हुआ। मैं अगर कहूँ कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, इस कैटेगरी का अगर कोई राजा भारत में हिंदू राजा था तो वो ललितादित्य था, कश्मीर का राजा। ललितादित्य की खास बात थी, हालांकि ललितादित्य को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। उसका कारण था क्योंकि नेहरू सरकार को ये सिद्ध करना था कि कश्मीर तो मुसलमानों का है, कश्मीर में तो मुसलमान रहे हैं, कश्मीर शुरू से मुसलमान है, यानी कि कश्मीर की उत्पत्ति ही 12वीं 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी से सिद्ध करना था। इसलिए ललितादित्य को स्थान नहीं मिला। लेकिन ललितादित्य की खास बात थी कि वो देश में किसी भी राजा को परास्त करता था, उसी राजा को पुनः बैठा देता था, लेकिन वहाँ के दार्शनिक को ले आता था। मतलब उस दरबार में जितने दार्शनिक हुआ करते थे, उस दरबार में जितने पॉलिटिशियन हुआ करते थे, उस दरबार में जो राजा के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे, उनको सबको उठाकर कश्मीर ले आया करता था। ऐसे करके उसने पूरे देश पर शासन किया, और पूरे देश के सलाहकार परिषद वो कश्मीर में बिठाता था, राजाओं को गवर्नर नियुक्त करता था, और गवर्नर के जितने भी सलाहकार दार्शनिक होते थे उनको ले जाता था, कहता था कि तुम्हें यहाँ से मेरे साथ ये बैठेंगे और ये सलाह देंगे, तब उस पर तुम्हें इम्प्लीमेंट करना, तुम्हारे साथ बैठकर सलाह नहीं देंगे, यहाँ से बैठकर वो बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि अगर किसी भी सरकार की चाणक्य नीति को अपनाने वाला किसी भी सरकार का व्यक्ति जो कि उसमें मुख्य स्ट्रैटेजिकल करता हो, उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दीजिए या फिर उसको अपने साथ मिला लीजिए तो सरकारें गिर जाती हैं। ये बात हमने उस समय भी देखी जिस समय सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। सिकंदर के मुख्य दार्शनिक को चाणक्य ने अपने साथ मिला लिया था और उस दार्शनिक को ही भ्रमित कर दिया था, जिसका परिणाम निकला कि दार्शनिक सिकंदर को बताता था और सिकंदर हतोत्साहित हो गया।
कुल मिलाकर बात ये आती है कि जो आँख नाक कान राजा के हैं उनके ऊपर अगर हमला कर दिया जाए या उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो राजा भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो इकट्ठे होकर युद्ध करने जा रहे हैं, अगर वो इकट्ठे होकर कुछ स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं तो उस मुख्य स्ट्रैटेजिकल कर्ता को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये संभव है कि स्ट्रैटेजी ही नहीं बन पाएगी या फिर वो स्ट्रैटेजी बनेगी तो ठीक नहीं बन पाएगी। पूरी विपक्षी एकता की जो स्ट्रैटेजी थी वो उसमें या तो लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते थे जी, अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, या फिर उसमें शरद पवार बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते थे। लालू प्रसाद यादव के चाल चरित्र के बारे में बहुत ज़्यादा लोग विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन शरद पवार पर सभी विश्वास कर सकते थे। एक बात तो ये आती है। दूसरी बात बदले वाली मैंने कही थी कि अगर एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी को राज्य में धोखा दिया था और उद्धव ठाकरे को तोड़ के ले गए थे तो उद्धव ठाकरे तो बर्बाद हो ही चुके हैं। उसके बाद एनसीपी के भी अजीत पवार, और अजीत पवार के बारे में भी मैंने आपसे कहा था कि वो 63 वर्ष की आयु के हो चुके हैं और अजीत पवार स्टेट में खेलने वाले मुख्य व्यक्ति हुआ करते थे। बिग बॉस के रूप में शरद पवार होते थे। वो अलग बात है कि अजीत पवार भी शरद पवार के नाम से ही खेलते थे। तो फिर विश्वास करने की बात ये हो सकती है कि अजीत पवार क्या ये सिद्ध कर पाए कि भाई ओरिजिनल स्ट्रेटेजिकल करता तो मैं ही था, शरद पवार के नाम से खेलता था, या फिर अजीत पवार अपने आप को सेकंड पोजीशन पर रखते रहे और शरद पवार की ही इक्विटी बढ़ती रही और आज भी शरद पवार ही वहाँ पर है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि ये जो मराठवाड़ा पोर्शन भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर है और वहाँ पर एनसीपी का प्रभाव है, अजीत पवार का प्रभाव है। इसलिए अजीत पवार को इस समय साथ लेना, एनसीपी को डिस्टर्ब करना, तो एक बात तो ये आती है कि विपक्षी एकता जो इकट्ठी हो रही है उसके नायक के रूप में शरद पवार को आने नहीं देंगे। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मराठवाड़ा में घुसरपैठ कर जाएंगे, भले ही अजीत पवार न जीत पाएँ, भले ही शरद पवार दोबारा पार्टी को कैप्चर कर लें, लेकिन अजीत पवार के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा। कुल मिलाकर एनसीपी आबाद रहे न रहे, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एकनाथ शिंदे के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने वाला है, भले ही शिवसेना को लाभ हो ना हो। यहाँ पर एनसीपी का भी यही हाल है। एनसीपी को लाभ हानि हो या ना हो, लेकिन अजीत पवार जब बेघर हो जाएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। और ये भी संभव है कि शरद पवार ने ही ये खेला हो, कुछ लोगों को शरद पवार ने ही अजीत पवार के पास भेजा हो कि भाई अजीत पवार को ऐसा समझाकर तुम लोग साथ हो जाओ और जाकर उधर मिल जाओ, ताकि सुप्रिया सूले को सोल उत्तराधिकारी घोषित किया जा सके। क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि एनसीपी के प्रमुख के रूप में, अध्यक्ष के रूप में शरद पवार और उनके राइट हैंड के रूप में सुप्रिया सूले कार्यकारी अध्यक्ष बनी थी। उधर वो पटेल साहब भी कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। एक कार्यकारी अध्यक्ष अजीत पवार के साथ चला गया, लेकिन हकीकत तो ये है कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सुप्रिया सूले को ही ज़्यादातर अधिकार सब दिए गए थे। अर्थात विश्व का जो सबसे पुराना ठगई है वो ये है कि काम कोई भी करे, उत्तराधिकारी तो उसके अपने खून के बच्चे ही बनेंगे। काम भले ही राज ठाकरे करें, लेकिन उत्तराधिकारी तो उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। काम भले ही अजीत पवार करें, उद्धव ठाकरे तो सुप्रिया सूले ही बनेंगी। और यही उत्तराधिकारी बनना उस समय अजीत पवार को खटक गया। लेकिन ये भी संभव है कि अजीत पवार को कैसे साइड किया जाए या कैसे उनको हटा दिया जाए, क्योंकि अजीत पवार के तेवर वैसे नहीं है कि अजीत पवार सुप्रिया सूले की प्रधानता को स्वीकार कर लेंगे। कारण था जब 2022 में या 2022 में कह रहा हूँ 2019 में अजीत पवार जिस समय आ गए थे शिवसेना उसके साथ, बीजेपी के साथ, तो अजीत पवार के तेवर तो पढ़ ही लिए थे, लेकिन उस समय अजीत पवार को साथ में लाना आवश्यक था, क्योंकि अजीत पवार का टूटना पार्टी का निश्चित रूप से आगे टूटना संभव था, भले ही उस समय कैप्चर कर लिया हो। इसलिए शरद पवार ने ये गोटियां खेलनी शुरू की होंगी कि भाई अजीत पवार को बिल्कुल साइड कैसे करना है, पार्टी की नज़र में बिल्कुल कैसे गिरा देना है। तो फिर अजीत पवार के साथ कुछ लोग लगाए हों और उसके बाद अजीत पवार फिर से उसी फ्लेम में आ गए हों और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ले गए हों और शरद पवार दोबारा
अपनी पार्टी को सर्वाइव करवाकर या उसको एक साथ मिलाकर या जो लोगों को भेजा गया है उन लोगों को वापस मिलाकर अजीत पवार को पार्टी से निष्कासित करना, और निष्कासित करना बिल्कुल वैसे जैसे प्रफुल्ल पटेल को, छगन भुजबल को या और जो भी लोग उसमें हैं उनको पार्टी का रास्ता दिखा दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वैसे ही अजीत पवार को बाहर का रास्ता दिखाना इतना आसान नहीं था, इसलिए अजीत पवार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए ये सब स्वांग रचाओ, ये भी संभावना है। लेकिन ये तय है कि इस बार की जो लड़ाई है वो लड़ाई आर्टिफिशियल नहीं है। जैसा पिछली बार लोगों ने अनुमान लगाया था कि ये लड़ाई आर्टिफिशियल है, और उस आर्टिफिशियल लड़ाई में अजीत पवार को मोहरा बनाकर शरद पवार ने भेजा था। बाद में वो सब ड्रामा हो गया, और जब शरद पवार ने सरकार बनवाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, तो फिर कम से कम लोग नैतिकता के आधार पर ये नहीं कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है। लोग नैतिकता के आधार पर ये नहीं कह सकते थे कि उद्धव ठाकरे ने पवार के साथ क्यों हाथ मिला ली, क्योंकि पवार के साथ हाथ तो पहले बीजेपी ने मिलाया था, इसलिए बीजेपी को वाक युद्ध में पहले ही हरा दिया गया, बीजेपी को साइड कर दिया गया था, और बीजेपी उस समय सही से बोल नहीं पाई, देवेंद्र फडणवीस सही से बोल नहीं पाए, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अभी की बात जो आती है वो ये आती है, क्या उद्धव ठाकरे पवार से मतलब है शरद पवार, हम यहाँ पर क्या उद्धव ठाकरे शरद पवार को सीधा सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो लड़ाई है इस बार की वो रियल लड़ाई है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो चाल दिख रही है, जैसे क्लेम किया गया पूरी पार्टी के ऊपर, चुनाव आयोग में क्लेम करने की बात कही गई, विधानसभा के अंदर क्लेम करने की बात कही गई, गवर्नर के सामने क्लेम करने की बात कही गई कि ओरिजिनल पार्टी तो हम हैं, और जिस प्रकार से प्रफुल्ल पटेल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वैसे भी दिखाई दे रहा है कि वाकई में अब की बार पार्टी पूरी किसकी होगी, पार्टी का ओरिजिनल सिंबल किसका होगा, इसकी लड़ाई है। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट तो ऑलरेडी हो ही चुका है एकनाथ शिंदे के रूप में, और ये भी सच बात है कि अगर पार्टी को एस्टेब्लिश करने वाला बूढ़ा शेर जिंदा हो तो भी पार्टी कैप्चर की जा सकती है। वो चीज़ हमने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मामले में देखा था कि मुलायम सिंह जिन्होंने चल कर पार्टी बनाई थी, और शिवपाल यादव जो उनके नेचुरल उत्तराधिकारी थे, उनको कैसे साइड किया गया था, और अखिलेश यादव परवान चढ़ गए थे और मुलायम सिंह यादव को उन्होंने साइड कर दिया था, जबकि मुलायम सिंह यादव के नाम से ही वोट मिलता रहा, उन्हीं के नाम से पार्टी चली, उन्होंने ही पार्टी बनाई, वही पार्टी के नायक थे, लेकिन वो शिवपाल के साथ खड़े दिखाई पड़े और अखिलेश यादव पार्टी लेकर चले गए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर शरद पवार के जिंदा रहते हुए भी पार्टी कोई और लेकर जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश का हो चुका है। ओरिजिनल पार्टी बनाने वाला पार्टी को नहीं बचा पाया था, चुनाव आयोग के यहाँ भी नहीं बचा पाया था, यहाँ पर भी ओरिजिनल पार्टी बनाने वाले शरद पवार भी हो सकता है कि पार्टी ना बना पाएं, बचा पाएं। क्यों? क्योंकि अजीत पवार भी उतने ही बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों का राजनीतिक करियर 20 साल की उम्र का फर्क होते हुए भी लगभग साथ साथ ही चला। जब शरद पवार पॉलिटिक्स में सही से जम रहे थे तब अजीत पवार पार्टी में या राजनीति में सही से चलने लगे थे, यानी कि वो 20 वर्ष की आयु में राजनीति में चलने लगे थे, तो शरद पवार 35-38 वर्ष की आयु में राजनीति में आए थे। अब दोनों ने ही अपने पिता की राजनीति का उत्तराधिकार किया था, यानी कि शरद पवार ने अपने पिता की राजनीति का उत्तराधिकार किया था और अजीत पवार ने अपने बाबा और दादी की राजनीति का उत्तराधिकार किया था। दोनों ही कोऑपरेटिव के बड़े लीडर हुआ करते थे, दोनों ही ने ही उनके बाबा दादी के कोऑपरेटिव के लीडर के रूप में उत्तराधिकार से चलाया था। इसलिए कोई इनमें से ये नहीं कह सकता कि वाकई में इसमें ओरिजिनल कौन है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि पहले बड़ी पॉलिटिक्स में शरद पवार आए, लेकिन वो अजीत पवार के सहयोग से ही आए थे। अजीत पवार के सहयोग के बगैर उस समय ऐसा कहा जाता है कि शरद पवार ऐसा नहीं कर सकते थे। ये तो सब बातें लगती हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो फैक्शन है वो रियल है, और रियलिटी में उन्होंने क्लेम कर दिया है। इसका प्रमाण ये भी हो सकता है क्योंकि रामबाण के रूप में या ब्रह्मास्त्र के रूप में एक चीज़ इसमें बहुत आवश्यक है, वो ये है कि आखिर लड़ाई शुरू कहाँ से होगी। अभी तो जवानी जवां खान चल रहा है, वो मंत्रिपरिषद में भी आ गए, चिट्ठियाँ लिख दी। ओरिजिनल चीज़ कहाँ से शुरू होगी? ओरिजिनल बात तो वहाँ से शुरू होगी कि ओरिजिनल एनसीपी कौन है, और ओरिजिनल एनसीपी कौन बताएगा। ओरिजिनल एनसीपी को बताने के लिए सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष है, यानी कि विधानसभा में क्लेम किया होगा अजीत पवार ने कि मैं ओरिजिनल एनसीपी हूँ। और शरद पवार का गुट भी, जिन्होंने नए एलओपी घोषित कर दिए हैं, जिन्होंने नए विप प्रमुख घोषित कर दिए होंगे, वो स्टोरी चली होगी। तो जो विप प्रमुख हैं या जो एलओपी हैं वो किसको माना जाएगा? लीडर ऑफ द पार्टी
यहाँ पर विधानसभा के अंदर अजीत पवार को माना जाए या जो नए अपॉइंट करती हैं उनको माना जाए, वे प्रमुख पुराने वाले को माना जाए या नए वाले को माना जाए, इसकी मान्यता स्पीकर देने वाला है, इसकी मान्यता विधानसभा अध्यक्ष देने वाला है। शुरुआत यहीं से होगी, वो गलत करे, सही करे, नैतिक करे, न नैतिक करे, जो भी करना है, सबसे पहला स्टेप अगर कोई लेगा तो वो विधानसभा अध्यक्ष लेने वाला है। अब विधानसभा अध्यक्ष के सामने जैसे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कह दिया गया कि भाई इनका 8 का डिस्क्वालिफिकेशन डाल दो, तो दोनों तरफ से जाएगा कि भाई वो बाहर हो गए, इनका डिस्क्वालिफिकेशन डाल दो, क्योंकि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, यहाँ पर पार्टी टूट कर नहीं जा रही, यहाँ पर पूरी पार्टी पर क्लेम किया जा रहा है कि वो अजीत पवार पूरी पार्टी के प्रमुख हैं और उधर शरद पवार पूरी पार्टी के प्रमुख हैं। इसलिए अजीत पवार गुट भी ये कहेगा कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दो और ये गुट कहेगा कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। अब पार्टी अगर वहाँ विधानसभा अध्यक्ष अगर ये कहता है कि मैं अजीत पवार को ही पार्टी मानता हूँ और अजीत पवार को ही लीडर ऑफ पार्टी मानता हूँ विधानसभा के अंदर, तो फिर निश्चित रूप से उधर शरद पवार के जो बाकी सदस्य बच्चे होंगे उनको डिस्क्वालिफिकेशन का मामला शुरू हो जाएगा, और अगर शरद पवार को मान लेते हैं तो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक विधानसभा का मामला है, विधानसभा के स्पीकर का मामला आता है या अध्यक्ष का मामला आता है, तो वो तो सरकार का ही साथ जनरली देता है। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया वो अजीत पवार का साथ देने वाले हैं। अजीत पवार का साथ देने जैसे ही स्पीकर ये घोषित करेंगे कि भाई अजीत पवार ही ओरिजिनल पार्टी हैं और अजीत पवार का समर्थन यहाँ पर है, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है कांग्रेस को, जैसा कांग्रेस ने क्लेम कर दिया है, तो फिर इसकी कहानी बदलने वाली। अब स्पीकर के मामले में पिछले वाले नवाब रेबिया का केस मान लीजिए या एकनाथ शिंदे का, दोनों केसेस में एक बात सामान्य थी, अगर स्पीकर की डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, यानी कि स्पीकर की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिस दिया गया है और स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चल रहा है, तो फिर स्पीकर खुद किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। यानी कि स्पीकर को ही हटाने का अगर नोटिस हो चुका है तो स्पीकर फिर निर्णय नहीं ले सकता। अब यहाँ पर राहुल नावरेकर बैठे हुए हैं स्पीकर के रूप में, तो मामला जो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का समाप्त हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट जिस पर डिसाइड कर चुका है, चुनाव आयोग पार्टी एकनाथ शिंदे को दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे के पक्ष में ऑर्डर कर चुका है, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उसी केस में फिर से एक एप्लीकेशन लगाकर सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आपने बाकी मामले सेटल कर दिए लेकिन एक मामला सेटल नहीं किया, स्पीकर की डिस्क्वालिफिकेशन, स्पीकर के रिमूवल का जो प्रोसेस हमने शुरू किया था वो प्रोसेस आपने डिसाइड नहीं किया। यानी कि अभी स्पीकर की डिस्क्वालिफिकेशन या स्पीकर को अगर हटाने का मामला जिंदा है तो फिर स्पीकर डिसीजन लेने में समर्थ नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाब रबिया में कहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एकनाथ शिंदे में मामला है। तो फिर जब स्पीकर डिसीजन लेने में इसलिए सक्षम नहीं होगा क्योंकि वो उसका पद स्वयं चैलेंज है, उसको स्वयं डिसाइड होना है कि ये स्पीकर रहेंगे नहीं रहेंगे, तो फिर स्पीकर का डिसीजन यहाँ पर वैलिड होगा कि वॉइड होगा। यानी कि स्पीकर अगर ये डिसीजन लेता है कि शरद पवार की पार्टी ओरिजिनल नहीं है, पार्टी तो ओरिजिनल अजीत पवार हैं, तो फिर वो डिसीजन लेने के लायक इसलिए नहीं है और वो डिसीजन उसका इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि उसकी खुद की डिस्क्वालिफिकेशन या उसके खुद का जो पद है रिमूवल का मामला पेंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यानी कि उद्धव ठाकरे के पास जो बुझी हुई राख थी, उस राख में एक अंगार का गोला मिल गया, उस अंगार के गोले के आधार पर उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में मरे हुए केस को जीवित करके क्लेम करने की कोशिश की है कि पहले राहुल नावरेकर का डिसीजन कर दीजिए, और राहुल नावरेकर का डिसीजन कर दीजिए का मतलब है कि राहुल नावरेकर जब उस पद के प्रत्याशी के रूप में या उस पद पर जो बैठे हुए हैं वही क्लियर नहीं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन या उनका रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, तो फिर वो डिसीजन कैसे ले सकते हैं? डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं, तो फिर ओरिजिनल पार्टी, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ओरिजिनल पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं होगी, ओरिजिनल पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी होगी। यानी कि शरद पवार अगर ओरिजिनल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो फिर लीडर ऑफ पोजीशन के रूप में, लीडर ऑफ पार्टी के रूप में अजीत पवार ओरिजिनल पार्टी नहीं हो सकते, उनके विप प्रमुख विप जारी नहीं कर सकते और अजीत पवार डिसीजन नहीं ले सकते। फाइनली तो डिसीजन शरद पवार लेंगे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब आप समझ लीजिए कि गणित कितनी बड़ी यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने निकाल कर रख दी। हालांकि मैं मानता हूँ उद्धव ठाकरे का अकेले का दिमाग नहीं होगा, इसमें उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी सभी दिमाग लगा रहे होंगे, और जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं वो भी दिमाग लगा रहे होंगे। लेकिन ये बात तो तय, बीजेपी इस मामले में तो बिल्कुल विजेता सिद्ध हो गई, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा।
कि विपक्षी एकता जो कि पटना में हुई थी वो विपक्षी एकता सफल नहीं हो सकती, क्योंकि मोस्टली पार्टियों के प्रमुख आपस में ही बहुत बड़ी झंझटों में पड़े हुए हैं। अब उनका नाम ये दिया जा रहा है कि ईडी चल रही, सीबीआई चल रही, ये चल रहा, वो चल रहा, वो कुछ भी हो, राजनीति में इन केन प्रकार ने कुछ भी हो, लेकिन राजनीति में विजेता ही इतिहास लिखता है। इसलिए यहाँ पर सिचुएशन ये है कि विपक्षी एकता तो एटलीस्ट झंझट में पड़ ही गई है, वो पहले अपने प्राण बचाएं, उसके बाद एकता करें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ें। बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने जो अस्त्र चलना था वो शस्त्र चल ही दिया। उस शस्त्र को उद्धव ठाकरे का मानना ये रहा होगा कि इस समय का उनका ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र से लोकसभा वो विधानसभा का स्पीकर ही डिस्प्यूटेड हो जाएगा, और स्पीकर डिस्प्यूटेड हो गया तो एटलीस्ट अभी शरद पवार बचे हुए हैं। मुझे लगता है यही कारण है कि मरे हुए केस में फिर से एप्लीकेशन लगाकर उसको जिंदा करने की कोशिश की गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।